हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर चल रहा था हम लोगों का वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह कर लिए हैं। आप सभी लोगों को समझ में आया था या नहीं आया था जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। गाइस देखिए, इस चैप्टर को मैंने पूरी तरीके से पढ़ाया लेक्चर बाय लेक्चर। अब उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं। इसके बाद मैं आप सभी के लिए इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर दूंगा जिसमें आपका पूरा चैप्टर 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में एक साथ कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद मैं तब आपका टेस्ट लूंगा। इतना सब चीजें कराने के बाद टेस्ट से पहले भी मैं फिर से एक बार आपका रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे कर लेते हो, यकीन मानिए आप लोग अपने से भी इस तरह से किसी चैप्टर को नहीं पढ़ते हो। अगर मैं जैसे जैसे आपको करा रहा हूं वैसे वैसे कर लीजिए, आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आपको अंतिम समय में रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। इतनी बार मैं टेस्ट लूंगा, पहले माइनर टेस्ट लूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर, फिर मेजर टेस्ट लूंगा 3-3 चैप्टर का मिलाकर, फिर 6 चैप्टर का मिलाकर लूंगा, फिर उसके बाद फाइनल टेस्ट लूंगा पूरे चैप्टर्स का। इस तरह से आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो गाइस चलिए आज जो इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सभी क्वेश्चंस को पूरे ध्यानपूर्वक करना और क्वेश्चंस को कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, ताकि इससे आपकी बेहतरीन तैयारी होती है और रिवीजन भी अच्छा होता है। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर लिखना जरूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2019 में पूछा गया यह क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, चालकत्व की परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व के प्रतिरोध में क्या संबंध होता है यह आपको बताना है। बताइए चालकत्व किसे कहा जाता है। देखिए चालकत्व क्या होता है, किसी भी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो भी क्षमता होती है उस क्षमता को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। चालकत्व किसे कहते हैं, किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो क्षमता होती है उसी क्षमता को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और चालकत्व को सी से प्रदर्शित करते हैं, C = 1/R। ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था। तो चालकत्व क्या होता है, किसी भी विद्युत अपघट में क्या होता है, आप परिभाषा लिखिएगा यहां पर, किसी विद्युत अपघट में किसी विद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। कितनी क्षमता चाहिए उस विद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित करने की, वही आपकी क्या होती है, चालकत्व होती है, ठीक है। यानी कोई भी विद्युत अपघट में उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को उस विद्युत अपघट की क्या कहलाती है, चालकत्व कहलाती है। बोलिए सभी को डिफिनेशन याद हुआ, भूल गया था ना पहले लेक्चर में जब मैं कराया था, दूसरे लेक्चर में कराया था। तो चालकत्व किसे कहते हैं, किसी भी विद्युत अपघट का कोई विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जो क्षमता उसमें रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। एक डिफिनेशन मैं फिर से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, सीधी सी बात है। आपके लोटे में पानी रखे हो, ये बाटल में पानी रखा हूं मैं, ये बाटल में पानी है। इस बाटल के पानी में मुझे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जितनी भी क्षमता की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे, इस बाटल के लिए क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। बोलिए समझ में आया चालकत्व का डिफिनेशन। अब देखिए चालकत्व जो होता है इसे C से निरूपित करते हैं और C = होता है 1/R। यानी चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि विद्युत अपघट, देखिए 2017 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए जरा सभी लोग, क्वेश्चन को जब सभी लोग एक बार पढ़िए तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय विलयन में विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट चालकता को परिभाषित करते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे जिनको भी इसका डिफिनेशन आ रहा है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे जिनको भी इसका डिफिनेशन आ रहा है।
देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए क्या होता है, आप इसका डिफिनेशन लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आपका जो विशिष्ट चालकता होती है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जरा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कप्पा के से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा के इक्वल टू 1/ρ होता है। यानी किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा के इक्वल टू 1/ρ होता है। मैंने आपको बताया था कप्पा ये होता है इक्वल टू 1/r L/A के बराबर। ठीक है, तो समझ में आया विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बोलिए समझ में आया सभी को, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बोलेंगे कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, मोलर चालकता से आप लोग क्या समझते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं बताइए जरा। मोलर चालकता मैं आप लोगों को बताया था, किसी भी विलयन में जिसमें एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक मोल कोई विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। जैसे बात को समझना, उसके बाद सभी परिभाषा सभी डिफिनेशन में याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। यह आपका कोई विलयन है, इस विलयन के एक लीटर आयतन में, यानी एकांक आयतन में, इस विलयन के एकांक आयतन में या निश्चित आयतन में, इस कोई यहाँ पे विलयन है, इस विलयन के एक निश्चित आयतन में अगर एक मोल कोई विद्युत अपघट्य घोल दिया जाए, इसमें क्या किया जाए, एक मोल विद्युत अपघट्य ये घोल दिया जाए, इस विलयन के एकांक आयतन में एक निश्चित आयतन में एक मोल क्या कर दिया जाए, विद्युत अपघट्य घोल दिया जाए। जब इसमें एक मोल विद्युत अपघट्य हम लोग घोलेंगे तो इसमें जो भी इसमें एक मोल विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जितनी भी चालकता की आवश्यकता होगी, जितनी भी चालकता उपलब्ध कराया जाएगा इसके आयनों के द्वारा, वह क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। ठीक है, अब नहीं समझ में आया आप लोगों को, मैं फिर से इसको बताता हूं, ध्यान देना सभी लोग। इसको मैं विशिष्ट चालकता को रब करता हूं, फिर मोलर चालकता के बारे में बताता हूं। देखिए मोलर चालकता क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। मोलर चालकता किसे कहते हैं, देखिए कोई भी ऐसा विलयन जिसके एक निश्चित आयतन में एक मोल विद्युत अपघट्य घुला, उस विलयन की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। उस विलयन की चालकता, उस विलयन की चालकता जिसके एक निश्चित आयतन में एक मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी उस विलयन की चालकता जिसके एक निश्चित आयतन में एक मोल क्या घुला हो, विद्युत अपघट्य घुला हो, उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। जी मोलर चालकता को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा यम इज इक्वल टू कप्पा के इंटू 1000 अपान सी, ये होता है। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, रिवीजन हो रहा है, याद हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, 3 पे चलते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए तथा इसका इकाई लिखिए। यही क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे। हाँ, मोलर चालकता की इकाई क्या होती है बताइए, नहीं बताऊंगा मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान क्यों घटता है, बताइए। विशिष्ट चालकता का
तन्यता बढ़ाने पर मान क्यों घटता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग फटाफट। देखिए मैं बता रहा हूं तन्यता बढ़ाने पर किसी विलयन की विशिष्ट चालकता का मान क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। ध्यान देना, जब किसी विलयन की तनुता बढ़ाते हैं, जब तनुता बढ़ाते हैं तो एक ही बात याद रखना, वैसे तो बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। जब किसी विलयन की तनुता बढ़ाते हैं तो उसके विलयन की आयतन बढ़ जाता है। तनुता का मतलब उसमें पानी डालना। जब आयतन बढ़ जाता है, लेकिन आयतन बढ़ने के सापेक्ष में उस विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, उस विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, यानी आयनों की संख्या कम होती है। जब आयनों की संख्या कम होगी तो उसकी क्या कम होगी? विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। बोलिए, विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं? इसमें क्या होगा? तन्यता बढ़ाने के साथ साथ विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता का मान कम होता है। ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे? तन्यता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी होती है। तन्यता बढ़ाने पर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण तन्यता बढ़ाने पर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण विलयन का क्या कम होता है? विलयन का विशिष्ट चालकता कम होता है। विशिष्ट चालकता क्या होता है? कम होता है। तन्यता बढ़ाने पर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 20 में नहीं पूछा गया था, 21 में पेपर ही नहीं हुआ था, 22 में पक्का पूछा जाएगा। कोलराउस का नियम पर टिप्पणी लिखिए। कोलराउस का नियम क्या होता है बताइए? कोलराउस का नियम मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। जो भी चैप्टर में पढ़ाया वे सभी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो आप सभी के एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोलराउस का नियम क्या होता है? कोलराउस का नियम यह था कि किसी भी विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, मैं कोलराउस के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था, फिर भी मैं यहां पे दोबारा बता रहा हूं। किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन है, उस विलयन में उपस्थित अनंत तन्यता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, दोनों उसमें विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं की योग के बराबर होता है। यही है ना। किसी विलयन में, कोई भी विलयन है, किस नियम के अनुसार क्या है? किसी विद्युत अपघट में अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यह विलयन क्या है? किसी भी विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, किसी भी विद्युत अपघट की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता उस विद्युत अपघट में उपस्थित अनंत तन्यता पर, ये जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता था, ये अनंत तन्यता, किसी भी विद्युत अपघट की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता, तो किसी भी विद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की चालकता
चालकताओं की योग की बराबर होता है। देखिए कोई भी विद्युत अपघट है उसका अनंतता पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता उस विद्युत अपघट में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं तथा तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूं? ये होता है कोलराउस का नियम। हालांकि मैं इसे डिटेल में भी बताया था, यानी लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी, और कोई भी विलयन है, लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी प्लस के लिए और लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी माइनस के योग के अलग अलग योग के बराबर होता है। ये होता है आपका फार्मूला। बोलिए समझ में आ रहा है? और देखिए अब ये कहोगे सर इसमें सब कुछ बताइए, तो ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। मैंने आपको बताया ये जो प्रश्न है क्या ऐसे प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है ये, ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्न को अति लघुत्तरी प्रश्न के जरिए ही हम लोग देखेंगे ना। बोलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पूरा लगाते हैं 1 मिनट। ये 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता निम्नलिखित कापर मैग्नीशियम और यहाँ पे कापर सोडियम मैग्नीशियम और एजी के घटते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्रम लिखिए। घटते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्रम लिखिए, यह आपसे पूछा हुआ है। इसका घटते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्रम लिखना है। घटते हुए विद्युत रासायनिक का श्रेणी क्रम लिखना है। इसका घटता हुआ विद्युत रासायनिक का श्रेणी क्रम लिखना है। ये क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। कापर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एजी है, ये 4 तत्व हैं। इसका घटते हुए क्रम में आपको इसको लिखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कापर है, जो चीजें हैं यहाँ पर आप सभी के सामने, ठीक है। आपको इसको घटते हुए क्रम में लिखना है ना। तो कौन सबसे अधिक कम होगा, कौन सबसे अधिक होगा बताइए। देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने को लेकर आपका ये रिएक्शन के जरिए, और यही सही तरीका है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो कि आप सभी के लिए शॉर्टकट तरीका है। आपको कुछ तत्व का नाम याद करने होंगे और उसी तत्व के नाम के आधार पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। तत्व कौन है याद कर लीजिए, मैं आपको लिखाया भी था पहले, क्या है, लिथियम पहला तत्व है, ठीक है। दूसरा तत्व आप सभी के लिए पोटेशियम मैग्नीशियम NaMg, ना मांगो, ठीक है, ना मांगो, ठीक है, ना मांगो। उसके बाद है आपका आलू, मतलब एल का मतलब आलू होता है, जिंक, ठीक है, आलू जिंक है ना। क्रोमियम, आलू जिंक क्रोमियम फेमस को निकाल SN, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आज नहीं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अलग से मैं ट्रिक बता दूंगा। SNPB HCU ये GHG, सॉरी इसका उल्टा हो गया, ये हमेशा मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, AU। और लास्ट में आपका एक तत्व आ जाएगा क्या, ये इतना ही रहने दीजिए, HGAGAU, ठीक है, ये तत्व है। अब देखिए आप सभी के सामने मैं आपको ये जो तत्व बता रहा हूं, अगर आप इन्हें याद किए हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सीधे सीधे इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो एकदम एक साथ एक बार में। कैसे करोगे देखिए, ध्यान देना सभी लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान देना सभी लोग, क्वेश्चन को ध्यान देना सभी लोग, क्वेश्चन को ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कौन कौन से तत्व दिए हैं, और जो तत्व आपके ऊपर हैं उनको ऊपर रख दीजिए, जो तत्व नीचे हैं उनको नीचे रख दीजिए। ध्यान देना, मैग्नीशियम आपका यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का सबसे कम मानक अपचयन विभव होगा। तो आपको मालूम विद्युत रासायनिक श्रेणी किसके भी क्रम में लिखा है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी ये जो तत्व है इनके मानक अपचयन विभव क्या है, कम है, तो मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद कौन से तत्व है आपका, सोडियम है, तो मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाएगा एक मिनट, इस तरह से आप लोग करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। अगर ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। आपको इसे याद रख लेना है। मैंने सोचा कि इस ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वह आपका बेसिक तरीका है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, इसमें आपको सभी रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला रिएक्शन क्या है आप सभी के लिए, कापर है,
कापर है, कापर प्लस 2Ag, Ag प्लस कापर प्लस 2Ag प्लस इज गिव्स आउट Cu कापर 2 प्लस प्लस 2Ag, ये है आपका, ठीक है। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा रिएक्शन आप सभी के लिए है 2Na प्लस Mg2 प्लस, Mg2 प्लस है। उसके बाद क्या है रिएक्शन? 2Na प्लस Mg है, ये दूसरा रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन क्या है? Mg है प्लस कापर है, गिव्स आउट है, Mg प्लस कापर इज गिव्स आउट Mg प्लस कापर, Mg प्लस Mg, ये कापर 2 प्लस है, ये 2 प्लस है, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे लिखोगे। पहले सबसे पहले इसके मानक अपचयन विभव। अब ध्यान देना, जिसका मानक अपचयन विभव मैंने आपको बताया था, किसी भी विलयन में से किसी को बाहर कौन निकालता है। देखिए यहां पर आपका ये 2 प्लस था, यहां पर ये 0 में था, यहां पर आकर देखो इसके पास 2 प्लस हो गया, मतलब ये धनी हो गया, धनी हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये 0 से 2 प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इसका मतलब इसका मानक अपचयन विभव क्या है? कम है। यानी यहां पर Ag का ये ग्रेटर देन होगा Cu कापर से, Ag का ग्रेटर देन होगा कापर से। बोलिए, नहीं समझ, नहीं लिख रहा यहाँ पे। इसके लिए क्या होगा? Ag ग्रेटर देन होगा कापर से, क्योंकि Ag जो है आपका इस यहाँ पे 0 में से, यानी इसको हटा दे रहा है। बात समझ में आई? किसका अधिक होगा, क्यों अधिक होगा, ठीक है। अब इसी तरह से इस रिएक्शन में देखोगे यहां पर क्या होगा। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको परेशान नहीं होना है, इसके आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको ऐसे ही चीजें देखने को मिलेंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देना सभी लोग, Mg है, Na है, इस Na किससे अधिक होगा? Mg से अधिक होगा। मुझे मालूम है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो आपको परेशान नहीं होना है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। चीजें पहली बार आई है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहां पे लगाएंगे तो चूंकि Mg देखिए 2 प्लस आ रहा है और कापर 0 में जा रहा है, तो कापर जब 0 में जा रहा है यानी कापर अधिक होगा, यानी कापर का अधिक होगा किसे? Mg से। कापर का अधिक होगा Mg से, ठीक है। ये तीनों का तत्व है। अब देखिए Mg से सोडियम अधिक है और कापर से मैग्नीशियम अधिक है, तीनों को कंपेरिजन करके इसका आंसर लिखेंगे। हालांकि मैं इसे पूरा नहीं करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं अलग से कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन का नंबरिंग में थोड़ी समस्या हो गई थी, इस क्वेश्चन को लास्ट में लाना चाहिए था। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं करना है, दोनों सेम तरीके से हैं, इसको बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, जिंक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपक्रिया करता है जबकि तांबा नहीं, कारण सही तरफ किए। देखिए जो मैंने अभी श्रेणी लिखा था ना, ये जो यहाँ पे मैंने एक तत्व लिखा था लिथियम वाला, अब ध्यान देना उस तत्व में क्या है आप सभी के लिए स्पेशल। उस तत्व में क्या है, जो मैं फिर से लिख देता हूं वो श्रेणी, मैं फिर से वह श्रेणी लिख देता हूं। आपको लिथियम लिखना पड़ेगा ऊपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम ना मांगो, नहीं सोडियम, पहले सोडियम, मैग्नीशियम ना मांगो, आलू, जिंक, ठीक है, जेडियम, जिंक। ये तत्व जो है यहां से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे ज्यादा आपको याद करने नहीं होंगे। जिंक करो फेमस को नहीं, करो फेमस को नहीं, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, को नहीं। इसके आगे क्या है, SnPbHq, SnPbHq, फिर देखो Ag, सॉरी यहां पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं हमेशा, क्या होता है Ag, Hg, Ag, Au, Hg, हाँ जी, Ag, Au, ठीक है। ये आपको तत्वों को याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, जिंक है आप सभी के लिए, जिंक है जो कि जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोराइड के विलयन से H को विस्थापित करके अपने ZnCl बना दे रहा है, प्लस H बाहर निकल जा रहा है, जबकि कापर HCl के विलयन से इसे विस्थापित नहीं कर पाता है, रिएक्शन नहीं होता है। ये आपसे पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है आपको ध्यान देना। ये देखिए, ये आपका हाइड्रोजन है और ये रहा जिंक, जिंक चूंकि इससे ऊपर उपस्थित है इसलिए जिंक इसको विस्थापित कर देता है, जबकि कापर इसके नीचे स्थित है, नीचे होने के कारण ये विस्थापित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, अरे सॉरी ऑप्शन क्या, यहाँ तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आप लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में
जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेता है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट का उदाहरण सही समझाइए। प्रबल विद्युत अपघट किसे कहते हैं? अब देखिए, आप लोग मीठा खाए होंगे, कुछ ऐसे मीठा होते हैं जो जल मुंह में डालते सीधे ही गल जाते हैं, तो अच्छे मीठा होते हैं। गल जाते हैं तो वो अच्छे मीठा होते हैं ना। जो मुंह में डालते सीधे नहीं गलते हैं, आप हल्दीराम का सोम पापड़ी ले लीजिए, वो मुंह में डालते ही गल जाता है, तो अच्छा मीठा है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो मुंह में डालते सीधे नहीं गलते हैं, वे खराब मीठा होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है, वे सभी, ध्यान देना सभी लोग, तो बताइए, एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए। प्रबल विद्युत अपघट वे सभी होते हैं जो जलीय विलयन में डालने पर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। अच्छा मीठा कौन होता है? जो मुंह में डालने में पूरा गल जाता है। यानी प्रबल विद्युत अपघट वे सभी अपघट होते हैं जो जल में डालने पर पूर्णतया क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। जल में डालने पर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट कहते हैं। अब प्रबल विद्युत अपघट का एग्जांपल है जैसे NaCl, KCl, और इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो NaOH, इसी तरह से, ठीक है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट क्या होते हैं? वे जल में डालने पर पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। पूर्णतया आयनित क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जल में डालने पर पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। कौन? दुर्बल विद्युत अपघट। बात समझ में आ रही सभी को? दुर्बल विद्युत अपघट पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, जबकि प्रबल विद्युत अपघट क्या होते हैं? पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, इस क्वेश्चन को करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, इन धातुओं के अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, आप सभी के मानक अपचयन विभव लिखें। देखिए आपको मैंने ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में बताया था कि जब आप कभी भी आपको मानक अपचयन विभव दिया जाए तो उसका हम लोग देखिए मानक अपचयन विभव का हम लोग बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब यह है, सबसे पहले यहाँ पे मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, तो मानक अपचयन का हम लोग बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। तो वह मानक अपचायक विभव जो आपका है, अपचायक क्षमता का क्या हो जाएगा? घटता हुआ क्रम। यानी कि जिसका इसमें अपचयन विभव ज्यादा है वह उसका अपचायक क्षमता या अपचायक क्षमता कम होगा। मेरी बात करने का मतलब, तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं इसे करने के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तत्वों में से सबसे अधिक अपचयन विभव किसका है? सबसे अधिक अपचयन विभव किसका है? Ag का, ठीक है। इसके बाद किसका है आप सभी के लिए? Ag का कितना था? +80 था, ठीक है ना। इसके बाद कितना किसका है? Hg का है। अब ध्यान देना, Hg का है, Hg का ये क्रम नहीं है, इसका उल्टा क्रम होगा, मैं बता रहा हूं इसका ट्रिक। Hg का, Hg के बाद किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम का कितना है? क्रोमियम का देखना है यहाँ पे -74 है, -0.74 है। उसके बाद किसका है? माइनस में जो जितना अधिक होता है उसका उतना ही कम होता है। उसके बाद किसका है? Mg का है, मैग्नीशियम का है। और लास्ट में किसका है? पोटेशियम का है। ये तत्व है। अब ये जो है मानक अपचयन विभव का क्या है? ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। मानक अपचयन विभव का क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। अब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो यह किसका हो जाएगा? मानक अपचयन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। यानी जो इसमें कम है इसका सबसे अधिक हो जाएगा। K, Mg, Cr, Hg,
और इजी, यानी कि मानक अपचयन विभव जिसका अधिक होता है उसका अपचयन क्षमता सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये दूसरों एक दूसरे के उल्टा हो चलते हैं। मानक अपचयन विभव जिसका कम होता है उसका अपचयन क्षमता अधिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को? चलिए देखिए, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, करना होगा तो अपने से कर देना, और हमें कराना होगा तो आप सभी लोग लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैं 2-3 दिन पहले बताता, नर्स समीकरण की व्याख्या करना 17-18 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये भी मैं आपको बताता, 13 भी मैं बताया था, ये भी बताया था। ये सभी क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कर लीजिएगा अपने से क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर, मैं करा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग ना। ये क्वेश्चन हैं, 23 क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। फिर से देखिए, ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लेते हो तो ये छठे बराए क्वेश्चन है, तो आपको काफी हेल्प होंगे। ठीक है, चलिए हो गए सभी क्वेश्चंस, हो गए ना। चलिए, ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्यूशन कराया, ये सभी क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे दिया हूं। तो आप सभी लोग क्या करना है, इन क्वेश्चन को एक बार करना अपने से, हो जाए तो ठीक बात है, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।